हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 126। इससे पहले इस कहानी के 125 भाग अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था दक्ष और निव्यांश दोनों ही सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चले गए। तो वहीं नियति, जो कि अभी किचन में काम कर रही थी, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों ही अब अपने कमरे में आ चुके थे। निव्यांश तो धड़ाम से आकर सोफे पर लेट गया और फिर दक्ष को ऑर्डर देता हुआ बोलता है कि यार एक गिलास पानी देते, बहुत तेज प्यास लगी है। इतना आप देख चुके थे, आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो दक्ष ने भी एक किलर लुक निव्यांश को दे दिया और फिर पास में रखा हुआ एक पानी का गिलास उठाकर निव्यांश की तरफ बढ़ा दिया। दक्ष को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था निव्यांश पर, तो निव्यांश ने भी वो पानी जल्दी से पी लिया और फिर उसे साइड में रख दिया। तो निव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट अब थोड़ी सी और बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो जिस काम से यहाँ पर आया था फाइनली वो काम हो गया था। अब वो नियति से बहुत सारी बातें कर सकता था, उससे मिल सकता था, उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकता था। अचानक ही निव्यांश ने दक्ष की तरफ देखते हुए पूछा कि तूने नियति से बात तो की है ना? वो ठीक से बोलती तो है ना? उसे बोलने में कोई भी तकलीफ तो नहीं होती है? उसे दर्द तो नहीं महसूस होता है? तो निव्यांश ने भी दक्ष की तरफ देखा ही था और फिर दक्ष, जो कि गुस्से में निव्यांश को ही घूरे जा रहा था, तो निव्यांश बोलता है कि अरे तू मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? जो पूछ रहा हूँ वो बताना मुझे। नियति बिल्कुल ठीक तो है ना? वो अच्छे से बोलती है तो है ना? उसे बोलते हुए दर्द तो नहीं होता है ना? बताना दक्ष मुझे। तो दक्ष तो अभी अपनी ही टेंशन में था, ऊपर से वो निव्यांश की ऐसी उल्टी सीधी बातें जो सुन रहा था। तो दक्ष भी अभी हाथ बांध कर गुस्से से बोलता है कि पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुझे मैं अंशिका के लिए कैसे पसंद आ गया हूँ यार? मतलब तुझे लगता है कि अंशिका इस घर में आएगी तो वो एडजस्ट कर लेगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मेरे घर में तो कोई नौकर भी नहीं है, और तेरी बहन, उसे तो खाना भी नहीं बनाना आता, खाना भी वो गोबर जैसा ही बनाती है। तुझे क्या लगता है कि वो यहाँ पर आकर एडजस्ट कर पाएगी? क्या सोचकर तुम बंदरों ने अंशिका और मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया? कैसे तुम बंदरों की टुकड़ी मान गई हम दोनों की शादी के लिए? दिव्यांश भी दक्ष से बोलता है कि अरे वो सब कुछ छोड़ तू, पहले तू मुझे ये बता कि स्नो वाइट ने मेरा जिक्र तो किया होगा ना मेरे बारे में? क्या उसने कुछ पूछा? तूने स्नो वाइट को बताया तो नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से? देख यार, तू ना मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा वाला दोस्त, प्लीज उसे कुछ भी मत बताना कि मैं शादीशुदा हूँ, वरना उसका दिल टूट जाएगा, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं बहुत ही जल्द टिया को डाइवोर्स देने वाला हूँ। दक्ष, जो अभी अपने हाथ बांधकर हल्के से गुस्से में फिर से बोलता है कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तू उसे सुन, समझा? अंशिका मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो यहाँ पर रह ही नहीं पाएगी। ये जो मेरे घर वालों और तेरे घर वालों ने, इन्होंने भावनाओं में आकर मेरी और अंशिका की शादी जो फिक्स कर दी है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। भाई प्लीज़, तूने सुना ना मैंने क्या बोला अभी? मेरे घर में कोई भी नौकर नहीं है, कोई भी नौकर नहीं। अपने घर का नौकर मैं खुद ही हूँ। उसे भी ना घर में आकर खाना बनाना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हमारे घर में बस एक झाड़ू पोछा करने वाली औरत ही है, जो कि वही करती है। सुन रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे? क्या सोचकर तुम लोगों ने अंशिका की शादी मुझसे करने का फैसला कर लिया? पागल हो गए हो क्या तुम सबके सब? अंशिका से पूछा भी है या फिर ये सब मिलकर उस पर ये अपना डिसीजन थोप रहे? दिव्यांश ने भी अपने कंधे उचकाकर थोड़ी से गुस्से में दक्ष की तरफ देखते हुए कहा कि अबे तू क्या बात लेकर बैठ गया है? तू क्या बकवास कर रहा है? तू पहले मेरी बात का जवाब दे, समझा? तूने उसे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और 1 साल पहले मेरी शादी हो गई है। बोल, देख तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, प्लीज प्लीज उसे कुछ भी मत बताइयो। उसे पहले पता चलेगा ना तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। मैं किसी दिन वक्त देखकर खुद ही उसे सारा सच बता दूंगा। सुन तो रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे? तो दक्ष तो अभी पलट कर अपना सिर दीवार से मारने लगता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर खुद में ही बड़बड़ाता है कि पागलों के घर में मेरी शादी कर रहे हैं मेरे घर वाले। मैं इसे क्या कह रहा हूँ और ये है जो क्या सुन रहा है? मैं ना इसकी बैंड बजा दूंगा। मैं इसकी बहन से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा हूँ और ये है जो मेरी बहन से अपना रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है। पता नहीं कैसा भाई है ये। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी के अभी सिर फोड़ फोड़ कर ही मर जाऊं मैं अपना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं ना जिंदा ही नहीं रहूंगा, ना ये लोग मुझे उस बंदरिया के गले पे बांधेंगे। निव्यांश ने भी अब दक्ष को देखा और फिर बोलता है कि मैं तेरे तो कमरे से जा ही रहा हूँ, तू तो मुझे बिल्कुल पागल ही कर देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ तुझसे और तू है जो पता नहीं क्या क्या सुने जा रहा है। दोनों ही अब अपनी अपनी बातें बोल रहे थे, एक दूसरे में ही बड़बड़ा रहे थे और फिर एक दूसरे की बात समझ भी नहीं रहे थे।
ना निव्यांश समझने के लिए तैयार था दक्ष की बात और ना ही दक्ष निव्यांश की। हालांकि दक्ष की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि उसकी सगाई का दिन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा था। तो निव्यांश भी अब बाहर की तरफ चला गया था। उसने जाकर हॉल में देखा तो नियति भी सबके साथ लिविंग एरिया में बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। नियति सबके साथ बैठना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, उसे भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन जिया ने उसे अपने पास बैठा लिया था, इसीलिए वो बैठ गई थी। जिया का नियति बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती थी, इसीलिए जिया ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नियति के साथ में ही बिताती थी। तो निव्यांश बस अभी नियति को ही देखे जा रहा था और तभी नियति की भी नज़र अचानक से निव्यांश पे पड़ गई थी, जो अभी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। निव्यांश ने नियति को ऊपर आने का इशारा किया और फिर नियति ने भी जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो निव्यांश ने भी थोड़ा सा मुंह फुलाकर फिर से नियति को ऊपर आने का इशारा किया और नियति ने भी फिर से ना में अपनी गर्दन हिलाकर जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। तो निव्यांश अभी मुंह बनाकर एकदम से पलट गया और फिर खुद से ही बोलता है कि यार ये नियति नहीं आने वाली है, क्या करूं मैं इसका, बेकार में ही यहाँ पर रुक गया। तो निव्यांश भी अब मुंह बनाकर कॉरिडोर से होता हुआ सीधा दक्ष के कमरे की तरफ जाने लगता है और फिर तभी उसने अपने पीछे किसी की आहट को महसूस किया। तो निव्यांश ने भी जल्दी से अब पलट कर देखा तो नियति अभी भागती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। तो निव्यांश की तो जैसे मुस्कुराहट फैल गई थी, निव्यांश ने भी अपनी बाहें फैला दी और फिर कुछ ही सेकंडों में नियति ने निव्यांश को कसकर अपने गले लगा दिया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों से लिपट गए। तो निव्यांश ने भी अब नियति पर अपनी बाहें कस दी थी। थोड़ी देर तक तो अब दोनों ही ऐसे एक दूसरे की बाहों में लिपटे खड़े रहते हैं। निव्यांश ने भी अब नियति को थोड़ा सा दूर किया और फिर उसके माथे को चूम लिया। तो नियति की आंखों में भी अब खुशी के आंसू टपक गए थे, उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। निव्यांश ने नियति का चेहरा थोड़ा सा दूर किया और फिर उसके आंसुओं को चूम कर कहा कि क्यों क्यों रो रही हो तुम, ऐसे रोने की कोई बात नहीं है। नियति ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो निव्यांश ने फिर से अपने होंठ नियति के माथे पर रख दिए और निव्यांश ने नियति को एक ही झटके में अपनी गोद में उठा लिया। नियति की तो जैसे सांसें अटक गई थी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। नियति बोलती है कि छोटे पैंथर जी, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए। तो नियति के मुंह से अब छोटे पैंथर जी सुनकर तो निव्यांश के चेहरे पर फिर से बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो निव्यांश ने अभी नियति को लेकर उसके कमरे में आ गया था और फिर उसे बहुत ही आराम से बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आकर बोलता है कि नियति, मेरा नाम ना छोटे पैंथर जी नहीं है, प्लीज़ मुझे छोटे पैंथर जी मत ही बुलाया करो, निव्यांश है, छोटे पैंथर तो मुझे सब प्यार से कहते हैं। नियति ने भी निव्यांश के दोनों गालों पर अपने हाथ प्यार से रखते हुए कहा कि अच्छा, तो मैं भी तो आपको प्यार से ही छोटे पैंथर जी कहती हूँ। तो निव्यांश की आंखें अब एकदम से खुशी से चमक गई थी और फिर उसने अगले ही पल नियति के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। दोनों ही अब एक दूसरे की किस में डूब चुके थे। इधर सच्चा देवा हाउस में इस वक्त रोहान जो अपने कमरे में मौजूद था और फिर तभी एक नौकर उसके कमरे में आकर धीरे से बोलता है कि सर, आपको नीचे सब डिनर करने के लिए बुला रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से आकर डिनर कर लीजिए। तो रोहान ने कहा कि अरमान आ गया क्या? तो वो नौकर धीरी आवाज़ में बोलता है कि नहीं सर, वो तो अभी नहीं आए हैं, आपको सर ने बुलाया है। तभी रोहान बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ। तो नौकर तो वहाँ से चला गया और रोहान जो अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ जाता है। तो रोहान ने भी शोभित से कहा कि पापा, आपने बुलाया क्या मुझे? तो शोभित बोलता है कि हाँ, आकर डिनर कर लो, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जब तक तुम नहीं खाओगे तुम्हारी माँ भी नहीं खाएगी, इसीलिए चुपचाप से आकर डिनर कर लो। तो रोहान को तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो भी गुस्से से बोलता है कि और जब तक अरमान नहीं आएगा ना, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो शोभित भी अब गुस्से से खड़ा हो गया था और फिर उसने घूर कर रोहान को देखा तो शिखा ने भी शोभित की बाजू को पकड़ लिया था और फिर शोभित भी गुस्से में रोहान को बिना कुछ कहे सीधा स्टडी रूम की तरफ चला गया था। तो शिखा भी कुछ बोलती उससे पहले ही रोहान बोलता है कि जाकर कह दीजिए अपने पति से आप, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, मुझे उनसे कोई भी डर नहीं लगता है, ज़्यादा मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम दोनों भाइयों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे ना, तो कर दे बेदखल, अगर हम काबिल होंगे ना तो हम खुद का बिजनेस खुद की दम पर खड़ा कर देंगे। इतना कहकर रोहान भी अब अपनी छड़ी के सहारे सीधा गार्डन में चला जाता है। रोहान को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी अरमान के लिए। रोहान भी गार्डन में जाकर बोलता है ड्राइवर गाड़ी निकालो। तो ड्राइवर तो अभी
गाड़ी लेकर आ गया था। रूहान गाड़ी में बैठ गया और फिर रूहान गाड़ी में बैठा। उसने अपना चश्मा उतार कर एक साइड पर फेंक दिया और टेक लगाकर पीछे की तरफ आंखें बंद करके बैठ गया। और फिर रूहान थोड़ा तेज आवाज में बोलता है कि शेरा गाड़ी चलाओ। तो ड्राइवर भी अब रूहान की आवाज सुनकर गाड़ी चलाने लगता है। तो रूहान ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसे आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ड्राइवर बोलता है कि सर आप ठीक तो है ना? रूहान बोलता है कि हाँ हाँ ठीक हूँ बिल्कुल, तुम गाड़ी ब्लू हेवन क्लब की तरफ मोड़ दो तो अरमान वहीं पर होगा ना, उसे लेकर आना है। तो ड्राइवर ने भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और 20 मिनट में ही गाड़ी चलने के बाद ड्राइवर बोलता है कि सर एक न्यूज़ है। रूहान ने भी अब आंखें खोली और फिर फ्रंट मिरर की तरफ देखते हुए कहा कि क्या न्यूज़ है? तो ड्राइवर बोलता है कि सर नीलिमा दादी राजीव राठी से मिलने के लिए गई थी। नीलिमा जी और राजीव राठी का कोई तो कनेक्शन है जो आपस में वो दोनों अक्सर मिलते हैं, पर मैं पता नहीं लगा पाया हूँ कि आखिर उन दोनों का कनेक्शन क्या है। तो रूहान बोलता है कि शेरा जितनी जल्दी हो सके ना पता करो उन दोनों का क्या कनेक्शन है और वो दोनों क्यों मिलते हैं, और ये भी पता करो कि क्या मुझ पर अटैक उन्हीं ने ही करवाया था। मुझे जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर उन्होंने करवाया था ना तो क्यों क्यों करवाया था, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें मैंने यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए अपॉइंट नहीं किया है शेरा। जितनी जल्दी हो सके ना मुझे गुत्थी सुलझाओ और मेरे परिवार वालों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। तो शेरा ने भी कहा कि सर आप ना अपनी फैमिली को कब बताएंगे कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, आप देख सकते हैं। रूहान भी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता हूँ कि इन सब के पीछे नीलिमा दादी ही है, उन्होंने ही मुझ पर अटैक करवाया है, तब तक मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और हाँ तुम भी किसी को भी मत बताना। शेरा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर थोड़ी देर के बाद ही शेरा ने गाड़ी एक क्लब के बाहर आकर रोक दी। तो रूहान ने भी जल्दी से अपना चश्मा पहना और फिर अपनी छड़ी लेकर सीधा गाड़ी से बाहर उतरा और फिर उसने ड्राइवर से कहा कि शेरा मुझे अंदर लेकर चलो, वरना अरमान को शक हो जाएगा कि मैं देख सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ उसे अभी पता चले। तो शेरा ने भी अब गाड़ी पार्किंग में लगाई और तब तक रूहान क्लब के गेट के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद शेरा भी आ जाता है और फिर उसने रूहान का हाथ पकड़ा और फिर क्लब के अंदर लेकर आ गया। तो रूहान ने अभी क्लब में अपनी नजरें घुमाई तो उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो रूहान ने भी शेरा से कहा कि तुझे अरमान दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर? तो शेरा बोलता है कि नहीं सर, यहाँ तो अरमान सर नहीं है। रूहान ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वो जैसे ही पलटा उसकी टक्कर अरमान से हो जाती है। तो अरमान को देखकर रूहान की आंखें तो अब एकदम से बड़ी हो गई थी। अरमान नशे में धुत था। वो बिल्कुल पागलों की तरह वहां पर खड़ा था। उसे कुछ भी होश ही नहीं था। वो क्लब में जैसे तैसे लड़खड़ा कर बाहर की तरफ जा रहा था और फिर तभी उसकी टक्कर रूहान से हो गई थी। तो रूहान ने भी अब मजबूती से अरमान को संभाल लिया था। उसे आज अरमान को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन रूहान से अरमान की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। तो रूहान ने भी अब अरमान को थोड़ा सा डांटते हुए कहा कि अरमान अरमान तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की नहीं मिलेगी तो क्या बिल्कुल देवदास बन जाओगे क्या? पागल हो जाओगे तुम, मर जाओगे, नशे में धुत हो जाओगे तुम। अरमान ने भी अब नशे की हालत में हल्का सा मुस्कुरा कर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा कि तुम तो जानते हो ना रूहान, मैं उसे कब से वन साइड लव करता आया हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। अब जब मेरी और उसकी लव लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पर आ रही थी, चल रही थी, तब उसके बाप ने नहीं उसके खटिया बाप ने उसकी शादी उसे दक्ष के साथ फिक्स कर दी और मेरी शादी तुड़वा दी उसे। वो दक्ष ना अंशिका को क्या ही देगा, कुछ नहीं दे पाएगा उसे। मैं अंशिका के कदमों में कायनात रखने का दम रखता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन फिर भी उसके बाप ने ना उसके लिए उस दक्ष को चुना, मुझे रिजेक्ट करके। जब जब अरमान रुद्राक्ष को गाली देता तब तब कहीं ना कहीं रूहान को बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। लेकिन इस वक्त रूहान समझ रहा था कि आखिर अरमान पर क्या ही बीत रही होगी, इसीलिए उसने अपना सारा गुस्सा दबा लिया था और फिर अरमान को संभालते हुए उस क्लब से बाहर लेकर आ गया। तो रूहान और शेरा ने मिलकर अरमान को अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बैठा दिया और फिर रूहान भी अरमान के बराबर में आकर बैठ जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। इसी बीच अरमान बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि रूहान मुझे अंशिका चाहिए, मुझे अंशिका चाहिए, कुछ भी कर यार,
बस मुझे अंशिका लाकर दे दे, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं उसके बिना। कितने दिनों से उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन देख रह ही नहीं पा रहा हूँ मैं उसके बिना। तू तो अच्छे से जानता है ना, मैं ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैंने तो ड्रिंक करके भी देख लिया है, लेकिन आशिका का चेहरा मेरी आंखों से दूर ही नहीं जाता है। हर वक्त उसका चेहरा मेरी आंखों में घूमता है। प्लीज़ रोहान, कुछ तो कर, कुछ भी कर यार, वरना मैं तो मर जाऊंगा। ये कहते कहते अरमान अब बेहोश हो चुका था और फिर थोड़ी देर में ही शेरा ने गाड़ी सचादेवा हाउस के बाहर आकर रोक दी थी। शेरा और रोहान अरमान को संभालते हुए उसके कमरे में लेकर आ गए थे, तो रोहान ने भी अब अरमान को बेड पर आराम से लिटा दिया था। रोहान ने भी अपना चश्मा उतार कर एक साइड पर फेंक दिया और फिर शेरा को जाने के लिए कह दिया। अरमान को ऐसी हालत में देखकर अब रोहान का दिमाग पूरा खराब हो चुका था। शेरा वहां से चला गया। रोहान ने अरमान के शूज रिमूव किए, उसकी शर्ट के 2 बटन खोले ताकि वो कंफर्ट होकर सो जाए और फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से उड़ा दिया। अरमान की जुबान पर अभी भी अंशिका का ही नाम था, तो रोहान अभी अरमान के पास में आया और फिर उसके माथे को सहलाकर धीरे से कहा कि शांत हो जा, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तेरी लव लाइफ को। रोहान ने भी अब अरमान की ऐसी हालत नहीं देखी और फिर रोहान ने भी मन ही मन कहा कि मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। पापा चाहे कुछ भी कहे, अंशिका की शादी तो अरमान से ही करवाऊंगा मैं, फिर कुछ भी हो जाए। वैसे सही तो कह रहा है अरमान, अंशिका को इसके जैसा लड़का कहाँ ही मिलेगा। शायद प्रताप फैमिली कुछ दिन अंशिका से नाराज रहेगी, लेकिन बाद में जरूर मान जाएगी, क्योंकि अंशिका की जिंदगी बस अरमान के साथ ही अच्छी हो सकती है। कोई माँ बाप अपनी बेटी से ज़्यादा वक्त तक नाराज नहीं रहते हैं। यही सब सोचकर रोहान ने भी एक बार अपने भाई के माथे पर चूमा और फिर उस कमरे से बाहर चला गया। रोहान ने अपने मन में पता नहीं क्या क्या दिमाग चला लिया था और अगले सुबह नियति की आंखें खुली तो निव्यांश उसके पास में नहीं था। नियति ने अपने कमरे में नजर घुमाकर देखा तो निव्यांश अभी सोफे पर सो रहा था। निव्यांश को सोफे पर देखकर नियति के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई थी। नियति को भी याद आ गया था कि कल रात निव्यांश उसके साथ बेड पर ही था और फिर थोड़ी देर तक निव्यांश नियति के साथ मनमानी करता रहा और फिर दोनों ही बातें करने लगे थे और बातें करते करते नियति कब सो गई थी उसे पता ही नहीं चला था। नियति अभी बेड से उतरती है और फिर सोफे के पास में गई तो नियति ने भी प्यार से निव्यांश के माथे पर अपना हाथ लगाया और फिर तभी निव्यांश की आंखें एकदम से खुल गई थी। तो निव्यांश ने नियति की कलाई को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और फिर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को थोड़ा सा पीछे करते हुए बोला कि गुड मॉर्निंग स्नो वाइट। नियति भी हल्का सा मुस्कुराकर पैंथर के माथे को चूम कर बोलती है कि गुड मॉर्निंग छोटे पैंथर जी। नियति के मुंह से छोटे पैंथर जी सुनकर निव्यांश को तो बहुत ही ज्यादा फनी लगता था, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तभी दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर तभी नियति के कमरे को किसी ने नॉक किया और वो कोई और नहीं था, जिया थी। तो जिया ने भी कमरा खटखटाते हुए कहा कि नियति नियति उठ जाओ बेटा, देखो सुबह हो गई है, जल्दी से उठो, चलो आकर नाश्ता कर लो, उसके बाद दवाई भी तो लेना है ना तुम्हारी दवाई अभी खत्म नहीं हुई है, जल्दी से नीचे आ जाओ। तो जिया की आवाज़ सुनकर तो नियति और निव्यांश दोनों ही एकदम से अलर्ट हो गए थे। तो निव्यांश अब जल्दी से सोफे से उठकर इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा था। नियति भी अब थोड़ा सा डर के मारे बस गेट को ही निहार रही थी कि कहीं जिया अंदर ना आ जाए। तो निव्यांश ने धीरे से कहा कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, तुम ना गेट खोलकर चाची को भगा दो यहाँ से। तो नियति तो अब डर के मारे एक ही जगह पर खड़ी रहती है और फिर तभी निव्यांश ने उसे हल्का सा हिलाते हुए गेट खोलने का इशारा किया और फिर खुद वो जाकर वॉशरूम में भागकर छुप गया। तो नियति ने अब थोड़ा सा देर बाद गेट को खोला और जिया वहां पर खड़ी थी। तो जिया के पीछे बिल्कुल अभी दक्ष खड़ा था। नियति ने भी दक्ष को देखा और फिर दक्ष ने नियति को देखा। दोनों ही इशारों इशारों में कुछ बोल रहे थे। जिया बोलती है नियति तुम ना हमेशा जल्दी उठ जाती हो, आज तो 8:30 बज गए, तुम अभी तक उठी क्यों नहीं? मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी इसीलिए मैं ऊपर आ गई। तो नियति ने कहा कि आंटी वो ना मैं कल रात को बुक पढ़ रही थी और फिर बुक पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और इसीलिए शायद सुबह आंख नहीं खुली, इसीलिए लेट हो गया। तो जिया ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाकर जल्दी से नहा लो। जिया भी अंदर आ गई और फिर दक्ष भी अंदर आ जाता है। तो जिया भी अंदर आकर कमरे को देख रही थी और फिर नियति ने भी दक्ष की बाजू पकड़कर उसे थोड़ा सा हिलाते हुए इशारों में कहा कि निव्यांश बाथरूम में है, प्लीज दक्ष कुछ तो करो। तो दक्ष का तो वैसे ही दिमाग खराब हो चुका था उसकी शादी को लेकर। दक्ष भी अपने मन ही मन बोलता है कि
कि रहने दे साले को बाथरूम में, वो यही डिजर्व करता है। खुद तो आकर तुम्हारे कमरे में आराम से सो गया और मुझे पूरी रात टेंशन के पास वहीं पर छोड़कर आ गया। इसको तो ऐसे ही पीटना चाहिए। तो नियति ने भी फिर से दक्ष की बाजू को पकड़कर उसे हिलाया और फिर दक्ष ने नियति को थोड़ा सा शांत रहने का इशारा किया और फिर जिया से बोलता है कि बड़ी माँ ये क्या कर रही हो आप। जिया बोलती है दिख नहीं रहा है, नियति का बिस्तर समेट रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? हाँ हाँ, लेकिन क्यों समेट रही हो आप? दक्ष ने भी अब जिया की तरफ देखते हुए पूछा। तो जिया बोलती है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दक्ष ने भी जाकर अब जिया को पीछे से अपने गले लगाकर कहा कि प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ जब से नियति इस घर में आई है ना, तब से आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती हो, आप मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करती हो। जो भी है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। बड़ी माँ आप मेरे कमरे में चलो, आपको बिस्तर ही समेटना है ना, तो चलो चलो, आप मेरा कमरा पूरा फैला हुआ है, बिस्तर भी समेट देना और मेरा कमरा भी अच्छे से लगा देना, चलो ना बड़ी माँ। तो जिया बोलती है कि हाँ हाँ चलो। तो निव्यांश भी उठ गया होगा ना, उससे भी ना मिल ही लेती हूँ मैं। ये सुनकर तो नियति और दक्ष दोनों की आंखें एकदम से बंद हो गई थी, दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली। और जैसे ही जिया बाहर की तरफ जाने लगी तभी नियति ने जिया को पीछे से अपने गले लगाकर कहा कि आंटी आप ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मुझे कभी किसी ने भी इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया है जितना कि आप मुझे प्यार करती हो। मुझे ना आप जैसी माँ ही चाहिए। मैं जानती हूँ मेरी वजह से दक्ष भैया को इनसिक्योरिटी फील होती है, पर दक्ष भैया प्लीज़ थोड़े दिनों के लिए ही सही आप अपनी बड़ी माँ को मुझे दे दो, ये मेरी माँ है आपकी नहीं। तो जिया ने भी अब नियति को अपने गले लगा लिया था और फिर उसके माथे को चूम लिया। बेशक से वो मोमेंट झूठे मोटे के क्रिएट किया जरूर था, लेकिन उसमें ना फीलिंग बिल्कुल सच्ची थी। तो जिया को भी अब महसूस होता था कि जैसे वो अपनी बेटी को ही गले लगा रही है। नियति में उसे अपनी बेटी नजर आती थी। नियति तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यार की भूखी थी, इसीलिए जिया के गले लग जाती थी और जिया के प्यार को वो महसूस भी कर रही थी। तो जिया बोलती है कि अच्छा अच्छा चल, अब तू ना नहा ले और फिर नीचे आ जा, और फिर दक्ष तू भी जाकर निव्यांश को उठा दे, वो भी आकर नाश्ता कर लेगा, समझे तुम दोनों। तो दक्ष ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वो अपनी जगह से जरा सा भी हिला नहीं था। दक्ष की हालत अभी जैसी भी थी, लेकिन वो फिलहाल तो निव्यांश और नियति को मुसीबत में छोड़ नहीं सकता था। उन दोनों की हेल्प तो करना बनता ही था उसका। अगर गलती से भी जिया निव्यांश को नियति के बाथरूम में देख लेती तो शायद घर में बहुत ज़्यादा कलेश होना तो पक्का ही था। इसीलिए वो भी शांत रहता है, क्योंकि जिया बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि निव्यांश और उसकी बीवी के रिलेशन कैसे हैं। और फिर यही रीज़न था कि जिया नहीं चाहती थी कि निव्यांश नियति के आसपास भी फटके, वो उसे गलत नज़रिए से देखती थी। तो जिया ने भी अब दक्ष और नियति को देखा और फिर बोलती है कि मैं कुछ कह रही हूँ ना, तुम दोनों ने सुना नहीं क्या? जाओ ना नियति, तुम चल कर जल्दी से नहा लो, और दक्ष तुम जाकर निव्यांश को उठा दो, समझे तुम दोनों। तो दोनों ने ही फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन अपनी जगह से अभी भी कोई भी हिला नहीं था। तो जिया ने भी दोनों हाथ फैलाकर कहा कि क्या हुआ है तुम दोनों को, कुछ कहना है क्या तुम दोनों को जो एक जैसे खड़े हुए हो? तो दोनों ने ही एक साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? जिया भी इस बार थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलती है। तो दोनों ही अब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और फिर तभी दक्ष ने जिया के कंधे को पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए कहा कि अरे बड़ी माँ, आज ना मेरा नाश्ते में आपके साथ स्पेशल वाले पराठे खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ आप बना दोगी ना मेरे लिए वो आपके स्पेशल वाले आलू के पराठे? तो जिया बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं बनाऊंगी मैं। फिर उसने पलट कर नियति को देखा और कहा कि और तुम क्या खाओगे नियति, वो भी बता दो, वो भी बना दूंगी मैं। तो नियति भी मुस्कुरा कर बोलती है कि वही जो आप दक्ष भाई के लिए बनाओगी ना, मैं भी वही स्पेशल वाले पराठे खा लूँगी आपके हाथों के, मुझे ना आपके हाथ का सारा खाना पसंद आता है। तो जिया भी जाते जाते वापस आ गई और फिर दक्ष ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो जिया ने भी नियति की बाजू को पकड़ा और फिर उसे बाथरूम की तरफ ढकेलते हुए बोलती है कि हाँ तुम जाकर पहले नहा लो, कब से कह रही हूँ मैं तुम्हें, चलो चलो अब जल्दी से अंदर जाओ और नहाओ। इतना कहकर जिया ने नियति को बाथरूम में ढकेल दिया और फिर दक्ष ने भी जल्दी से आगे जाकर जिया की कलाई पकड़कर कहा कि अरे चलो ना बड़ी माँ, आप तो फिर से नियति पर अपना प्यार लुटाने लगी, आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? प्लीज़ आप जल्दी से उसे नहाने दो, आप मेरे साथ चलो, थोड़ा प्यार मुझे भी लुटा दो ना आप, वो आप कोई परी है तो मैं भी तो आपका कंजर हूँ ना, कंजर, चलो अब जल्दी से
तो इतना कहकर तो अब दक्ष जैसे तैसे करके जिया को वहां से लेकर आ गया था। बाथरूम में नियति और निव्यांश ने एक राहत की सांस ली और फिर नियति बाहर की तरफ जाने लगी और फिर तभी निव्यांश ने नियति की कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके गाल पर किस करके कहा कि बहुत ही जल्दी मैं तुमसे शादी कर लूंगा और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा नियति, और फिर हमें ना ये लुक्का छुपी का गेम भी नहीं खेलना पड़ेगा। और ये सुनते ही नियति की आंखों में हल्के हल्के से आंसू आ गए थे। नियति बोलती है कि मगर मेरे माँ पापा कोई भी नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली है, एक बहन है, वो भी कहाँ पर है वो भी नहीं पता मुझे। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं आपके लायक नहीं हूँ छोटे पैंथर जी, आप मुझसे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। मुझे आपके साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी जैसी लड़की के पल्लू में बंध जाएं। शादी का डिसीजन आप सोच समझ कर ही लीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ आप दया खाकर मुझसे शादी करें। निव्यांश अभी नियति की बातों को समझ रहा था, तो नियति भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई स्टेटस, ना कोई फैमिली, ना ही कोई अच्छी पहचान। निव्यांश ने नियति को गले लगाकर कहा कि देखो नियति, किसने कहा है कि तुम्हारी फैमिली नहीं है? तुम्हारी तो दो फैमिली है, दो फैमिली। क्या तुम्हें कभी भी प्रताप हाउस में परायापन महसूस हुआ है क्या? क्या तुम्हें इस घर में कभी भी परायापन महसूस हुआ है क्या? बताओ मुझे, किसी ने भी तुम्हें कुछ गलत कहा है क्या? क्या तुम्हें चाची को देखकर कभी ये नहीं लगता है कि जैसे ये तुम्हारी ही फैमिली है, तुम्हारी ही माँ है ये? नियति, हम सब न तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे प्यार पर शक तो मत ही किया करो तुम प्लीज़, हम सब तुम्हें दिल से प्यार करते हैं। नियति के आंसू बह गए और नियति बोलती है कि आप समझ नहीं रहे हैं छोटे पैंथर जी, मैं पता नहीं किसकी बेटी होंगी, मेरे माँ बाप कौन होंगे मुझे नहीं पता है, मेरी फैमिली कहाँ है, मेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या फिर नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है मेरे माँ बाप है कौन से, अगर है तो कौन सी मजबूरी के चलते हम दोनों बहनों को वो अनाथ आश्रम में छोड़ गए थे। मुझे तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना ही अपने बारे में। आप तो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हो ना, मुझसे शादी करोगे तो आपकी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होगी, आप मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाओगे, क्या बताओगे आप समाज में सबको, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी मुझे ना अपनाए, इसीलिए आप प्लीज़ मुझसे शादी मत करिए। तो निव्यांश को अभी ये बात सुनकर तो एकदम से हंसी आ गई थी। तो निव्यांश बोलता है कि तुम मेरी फैमिली को जानती नहीं हो, मेरी फैमिली को सिर्फ मेरी खुशी चाहिए, सिर्फ मेरी खुशी लिए, और मेरी खुशी के लिए मेरी फैमिली कुछ भी करेगी, कुछ भी, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। खैर छोड़ो, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मैं दक्ष के कमरे में जा रहा हूँ, वरना जिया चाची को शक हो जाएगा, और फिर जिया चाची का शक हो गया ना तो वो प्रताप हाउस में सबको बता देंगी हम दोनों के बारे में, इसीलिए अभी मुझे जाना होगा, और फिर सब मिलकर मेरी बैंड बजा देंगे, समझी तुम? तो नियति भी अब हैरानी से निव्यांश को ही देख रही थी, जैसे वो कुछ पूछने की कोशिश कर रही हो उसे। तभी निव्यांश बोलता है कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि चाची हमारे बारे में अभी सबको बताए, क्योंकि अभी घर में सबको पता चलेगा तो सब गुस्सा होंगे, मैं खुद ही बताऊंगा ना वक्त आने पर। अब तुम बिल्कुल मत रोना, समझी तुम? और हाँ, अब तुम दुल्हन बनने की तैयारी कर लो। वैसे भी आज अंशिका अपनी सगाई के लिए शॉपिंग करने के लिए जाएगी ना, तो तुम भी जिया चाची के साथ आ जाना, और तुम भी अपने लिए सगाई के लिए शॉपिंग कर लेना, बहुत ही जल्द हमारी भी सगाई होने वाली है। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, और फिर निव्यांश भी बाथरूम से बाहर चला गया था। तो नियति को अब निव्यांश का इतना ज़्यादा साथ पाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसे अपनी ज़िंदगी जीने का मन कर रहा था, उसे बहुत कुछ अपना मिल गया था जो उसने शायद आज तक सोचा भी नहीं था। इधर डायमंड मॉल में प्रताप फैमिली की सारी औरतें अंशिका को लेकर इसी मॉल में आई थी उसकी सगाई की शॉपिंग करने के लिए। तो जिया वृंदा भी अब नियति को लेकर इसी मॉल में आ गई थी शॉपिंग करवाने के लिए। तो सब ने ही अब साथ में ही शॉपिंग करने का डिसीजन लिया था, क्योंकि सब एक दूसरे की चॉइस जानना चाहते थे। रूही भी आज नहीं आई थी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर अंशिका रूही काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट में अभी कुछ काम बाकी था, जिसके चलते रूही अभी ऑफिस में चली गई थी। तो सब मिलकर अब शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन अंशिका का ध्यान शॉपिंग में बिल्कुल भी नहीं था, उसे तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे लग ही नहीं रहा था कि उसकी सगाई है। उसके लिए कोई भी कुछ पसंद करता तो बस वो हाँ कर देती। तो दिशा की नज़र अभी अंशिका पर ही टिकी हुई थी। दिशा को भी अब समझ में आ रहा था कि शायद अंशिका इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब से
शादी की बात हुई थी तब से ही अंशिका का चेहरा बहुत ही ज़्यादा लटका हुआ था, उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। तो दिशा ने भी अब कोहिनी मारकर अवनी को अंशिका का चेहरा दिखाया। तो अवनी भी अब समझ गई थी कि अंशिका अभी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो अवनी ने भी अब कोहिनी मारकर नव्या को अंशिका का चेहरा दिखाया और फिर नव्या ने भी कोहिनी मारकर किट्टू को अंशिका का चेहरा दिखाया। चारों ही औरतें अब अंशिका को ही देख रही थी और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था। फाइनली वानर सेना की बीवियों को भी समझ में आ ही गई थी कि अंशिका को इस शादी में खास इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है शायद दक्ष को, और फिलहाल वो जिस जगह पर थी उस जगह को वो रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने फिलहाल चुपचाप से शॉपिंग करना ही ठीक समझा था। वानर सेना की बीवियों ने भी अब नियति के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और फिर जिया वृंदा ने भी नियति के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। दोनों ही फैमिली आज बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी शॉपिंग कर रही थी। उन सारी शॉपिंग को देखकर नियति भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अभी भी कुछ एकदम से खटक रहा था। उसे लगता था कि शायद ये सब उसका नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही फ्री में उसे दिया जा रहा है, किसी न किसी दिन ये सब कुछ उससे छीन जाएगा। और फिर नियति ने सबको मना करने की कोशिश भी की थी कि वो इतने सारे कपड़े नहीं लेना चाहती है, उसे ये सारी की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नियति की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। सब अपने अपने मन से उसके लिए कुछ ना कुछ पसंद कर रहे थे। जितनी शॉपिंग अंशिका के लिए की गई थी उतनी ही शॉपिंग सबने नियति के लिए भी की थी। इनफैक्ट किट्टू अवनी ने तो रूही के लिए भी बहुत सारा सामान खरीद लिया था। तभी जिया ने भी एक साड़ी अंशिका को देकर कहा कि अंशिका जाओ इस साड़ी को ट्राई करके आओ, देखो तो सही मेरी बाहू साड़ी में कैसी लगेगी। अंशिका ने भी मुस्कुराकर जिया के हाथों से वो साड़ी ले ली और ट्रायल रूम की तरफ चली गई। अंशिका ने जैसे ही ट्रायल रूम का गेट खोला उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। सामने अरमान खड़ा था, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। अंशिका जल्दी से अरमान के पास गई, उसने अरमान के गालों को अपने हाथों में भरकर कहा कि ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी अरमान, क्या हुआ है तुम्हें, पागल हो गए हो क्या तुम। अरमान ने कहा कि अंशिका अंशिका मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है मैंने तुमसे दूर जाने की कोशिश नहीं करी है, मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा अंशिका प्लीज़। अंशिका तुम एक बार अपने पापा से बात तो करो हम दोनों के रिश्ते के लिए, तुम अपने पापा को हमारे बारे में प्लीज़ बताओ ना, तुम्हारे पापा मान जाएंगे, वो हमारी शादी करवा देंगे। और तुम नहीं बता सकती हो तो तुम प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं बताऊंगा, मुझे मना मत करो। मैं आज ही मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, उसके बाद जो होगा ना देखा जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज़ मुझे एक बार अपने पापा से बात तो करने दो। लेकिन कहाँ, कम से कम एक मन में मलाल तो नहीं होगा ना कि मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ ही नहीं मांगा था, एक बार भी मैंने तुम्हारे पापा से बात नहीं करी थी, प्लीज़ अंशिका। और ये कहते कहते अरमान घुटनों के बल बैठ गया और फिर उसने अपने दोनों ही हाथ अंशिका की कमर पर लपेट दिए। और इस वक्त अरमान को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक फेमस बिजनेस टाइकून हो जिसके अंदर इतनी अकड़ थी जो एक ही झटके में टूट गई थी। वो आज ऐसे पागलों की तरह रो रहा था। इस वक्त तो अरमान सच में एक टूटा हुआ इंसान ही लग रहा था जिसे बस अंशिका ही चाहिए थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, किसी से भी लड़ सकता था, कुछ भी करने के लिए तैयार था। अरमान को ऐसे देखकर अंशिका की आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे, उसे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। अंशिका भी अब धीरे धीरे नीचे बैठ गई और फिर उसने अरमान का सिर अपनी गोद में छुपाते हुए कहा कि अरमान अरमान प्लीज़ समझने की कोशिश करो तुम, मैं मेरे पापा का सिर झुका हुआ नहीं देख सकती हूँ, मैं उन्हें ऐसे पूरे समाज के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा नाजों से पाला है, उन्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि उनकी बेटी कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे खानदान की इज्जत नीचे हो जाए, उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है मुझ पर। अरमान शादी से खुश तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं चाहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं दक्ष को धोखा दे रही हूँ, उसके साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने पापा को परेशान नहीं कर सकती हूँ मैं। प्लीज़ प्लीज़ अरमान समझने की कोशिश करो तुम, कुछ दिन में तुम अपने आप को संभाल लोगे, कोई अच्छी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी और फिर तुम अच्छे से संभल जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर देखना तुम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियोगे, हमेशा खुश रहोगे। अरमान प्लीज़ अभी के लिए खुद को संभाल लो। अरमान ने भी अपनी पकड़ अंशिका पर कसते हुए कहा कि अंशिका अंशिका मुझे अच्छी लड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए। प्लीज़ अंशिका तुम्हारी फैमिली बाहर है ना, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ, उन्हें मना लूँगा मैं, प्लीज़ एक बार मुझे जाने तो दो। इतना कहकर अरमान उठकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी अंशिका ने भी उसकी कलाई पकड़कर हल्का सा खींच लिया और फिर बोलती है कि अरमान प्लीज़ ऐसा
कुछ भी मत करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली से जाकर बात करो। मैं अपनी फैमिली की नज़रों में गिर जाऊंगी। प्लीज़ अरमान रुक जाओ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है जाने की। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ तुमसे अरमान, अगर तुमने सच में मुझे कभी भी प्यार किया है ना, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। जो होगा देखा जाएगा। अगर हमारा प्यार सच्चा है ना, तो सच कहती हूँ पूरी कायनात हमें मिलाएगी। कुछ भी होगा मगर हमारी शादी ज़रूर होगी। और फिर ये सुनते ही अरमान ने आशिका को देखा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और फिर अरमान को देखकर आशिका के होंठ भी एकदम से मुड़ गए थे। और अरमान बोलता है कि कहाँ से सीखती हो ये सब कुछ तुम? कहाँ से तुमने सीखा है इतनी बातें बनाना? बोलो तुम। अंशिका ने कहा कि अरमान, अपने भाइयों से और किससे सीखूंगी मैं ये सब कुछ। अगले ही पल फिर अरमान फिर से थोड़ा सा इमोशनल हो गया और फिर बोलता है कि अंशिका, समझने की कोशिश करो तुम। एक बार बात तो करो अपने पापा से, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम एक बार पापा से बात करोगी तो ज़रूर वो तुम्हारी बातों को समझेंगे और मान जाएंगे। अपने पापा से नहीं कह सकती हो क्या? तो अपने बड़े पापा से ही कहो। वो मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हारे बड़े पापा जो है ना, वो हमारे प्यार को ज़रूर समझेंगे। वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे जिससे ये शादी रुक जाए। प्लीज़ अंशिका, प्लीज़ अपने बड़े पापा से एक बार बात तो करो। तो अंशिका ने भी फिर से अरमान के गालों को अपने हाथों में भरकर कहा कि अरमान प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तुम चले जाओ अरमान, प्लीज़ प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना, अभी चले जाओ। बात हमारे प्यार की नहीं है, दो फैमिली की इज्जत की है। अगर हमारे प्यार की बात होती तो हम कब का शादी कर लेते। बात हमारे प्यार की नहीं, दो फैमिली के बीच की हुई करवाहट को मिटाने के लिए है। इसीलिए हम दोनों की शादी करवा रहे हैं। हमारे पापा, दक्ष की फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में पिछले 20 सालों से किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी और वो नाराज़गी बड़ी ही मुश्किल से कम हुई। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं पापा से अपनी और तुम्हारी बात करके उस नाराज़गी को फिर से जिंदा कर दूँ और फिर ही इन दोनों फैमिलियों के बीच में दूरियां बना दूँ। प्लीज़ प्लीज़ अरमान, अब मैं इस शादी को नहीं तोड़ सकती हूँ। प्लीज़ अरमान, चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी मेरे लिए चले जाओ। तो अरमान अभी वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन अंशिका के बहुत ही ज़्यादा समझाने पर और बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर अरमान वहाँ से चला गया था। तो अंशिका ने अभी खुद को मिरर में आकर देखा तो वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी। उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और फिर इस मामले में वो अपने पापा पर ही गई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद अंशिका भी साड़ी पहनकर बाहर चली गई थी। और अंशिका के बराबर वाले चेंजिंग रूम में अभी संकल्प था, जिसने अरमान और अंशिका की सारी बातें सुन ली थी। तो संकल्प जो अभी अपने किसी फ्रेंड के साथ उस मॉल में आया था, उसे नहीं पता था कि पूरी प्रताप फैमिली अभी अंशिका को लेकर यहीं पर आई है शॉपिंग करवाने के लिए। संकल्प की भी आंखें अब खुली की रह गई थी और उसके कान खड़े हो गए थे। संकल्प को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंशिका, जो अभी छोटी छोटी बातों के लिए इतना ज़्यादा लड़ती थी, वो फैमिली की इज्जत के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस भी कर सकती है। वो इतनी बड़ी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रही है, अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर रही है। संकल्प को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। संकल्प को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अंशिका ये सब कुछ कर रही है। संकल्प अभी जो कि हमेशा ही अपने पापा की तरह ही हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर भी एकदम से उदासी आ गई थी। उसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो संकल्प भी अब चेंजिंग रूम से बाहर गया तो उसके दोस्त ने अभी उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा कि क्या हुआ, जैकेट पसंद नहीं आई क्या तुझे? तो संकल्प के हाथ में अभी जो जैकेट थी उसने अपने दोस्त को थमाई और फिर वो बोलता है कि यार, मुझे ना वापस जाना होगा, कुछ काम याद आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहकर संकल्प भी अभी वहाँ पर 1 मिनट भी और नहीं रुका और फिर वो सीधा मॉल से बाहर आकर अपनी बाइक को स्टार्ट करके सीधा प्रताप इंडस्ट्री की ओर चला गया। संकल्प को तो अभी बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी और उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था कि अब वो क्या करे अपनी बहन की इज्जत और उसका प्यार बचाने के लिए। तो प्रताप इंडस्ट्रीज में इस वक्त निव्यांश का कैबिन था। बंदरों की टुकड़ी ने अभी वहीं पर पंचायत जमा रखी थी। तो संकल्प ने अभी जो कुछ भी मॉल में सुना था वो सारी बातें बंदरों की टुकड़ी को आकर बता दी थी। तो निव्यांश को भी अब समझ में आ गया था कि दक्ष भी कल उसे आशिका के बारे में ही बात करना चाहता था और उसने बहुत कोशिश करी थी अपनी और आशिका की शादी तोड़वाने के लिए उससे बात करने में, लेकिन निव्यांश ने उसकी एक भी बात ठीक से सुनी नहीं थी। तभी धैर्य बोलता है कि यार, मुझे लगता है ना, चलकर वाना सेना से हमें बात कर लेनी चाहिए और हमें इस शादी को रुकवा लेना चाहिए। हम सब बोल देंगे कि हमें आशिका के लिए दक्ष बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी निर्भय ने भी ऐब्रो झुकाकर
धैर्य को देखा और फिर बोलता है कि मामा, क्या तुम्हें सच में अंशिका के लिए दक्ष पसंद नहीं है क्या? अगर नहीं पसंद है तो सच सच अभी बता दो। निर्भय की बात सुनकर तो अब धैर्य भी एकदम से चुप हो गया था। धैर्य भी अब सन्नाटे में बना हुआ खड़ा हुआ था, क्योंकि दक्ष सच में एक होनहार लड़का था जो किसी का भी ड्रीम बॉय हो सकता था। जो भी लड़की उसे देखती सच में एक बार में ही पसंद कर लेती। धैर्य बोलता है कि नहीं, दक्ष अच्छा तो है, लेकिन अंशिका तो अरमान से प्यार करती है ना, इसीलिए मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन दोनों की शादी हो, हमें ना अंशिका की शादी अरमान से ही करनी चाहिए, फिर चाहे कैसे भी करें। तो निर्भय ने कहा कि अरे मामा, हमें ना कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये शादी भी टूट जाए और फिर फैमिली की इज्जत पर आंच भी ना आए, इसीलिए कुछ तो आइडिया लाना ही पड़ेगा। फाइनली अब बंदरों की टुकड़ी ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ भी हो जाए, वो सब मिलकर अंशिका और दक्ष की शादी इस तरीके से तोड़वाएंगे कि किसी को भी पता ना चले, और अरमान और अंशिका की शादी करवाएंगे कि किसी को शक भी ना हो और घर की इज्जत पर कोई आंच भी ना आए। इधर दूसरी तरफ अवनी अपने कमरे में खड़ी हुई नील को घूर घूर कर देख रही थी। जैसा लग रहा था अभी ही नील को गुस्से में खा जाएगी, और नील जो सिर झुकाए चुपचाप से खड़ा हुआ था। अवनी अभी गुस्से में नील की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम दोनों भाई चाहते क्या हो। आखिर तुम दोनों भाइयों के दिमाग में चलता क्या रहता है? क्यों तुम दोनों भाई उस बच्चे की जिंदगी खराब करने पर तुले हो? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम दोनों भाइयों का? अंशिका कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप धर्मवीर की जोड़ी मिलकर अपनी ही मनमानी करते रहोगे। आप उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी खराब कर दोगे। आप दोनों ने उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका चेहरा नहीं देखा है क्या आप दोनों ने? फिर भी दोनों ने ही मिलकर उसकी शादी जबरदस्ती उसे दक्ष के साथ फिक्स कर दी। हम घर की औरतों को तो कुछ पता भी नहीं चलता है, आप भाई कुछ बताते ही नहीं हो। हम तो बस रसोई का काम करने के लिए ही इस घर में है ना, बस आप लोगों का किचन संभालना ही है हमें, और कुछ भी नहीं। दिन में रसोई का काम करो और फिर रात को तुम सबकी खातिरदारी में लग जाओ, लेकिन हमसे ना कोई डिस्कशन होता है, ना हमसे हमारी राय पूछी जाती है, और ना ही हमें कुछ भी बताना जरूरी समझा जाता है। कोई भी चीज हमें ना बताई जाती है, ना हमसे पूछी जाती है, और ना ही हमारे मन की जाती है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप नील, मैं ना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ अंशिका की शादी जबरदस्ती हो। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेटी घुट घुट कर रहे मेरे बेटे की तरह। वो लड़की जब शादी के लिए खुश होगी ना, तभी हम उसकी शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, समझे आप? मुँह देखा है आपने उसका, बिल्कुल कद्दू जैसा बन गया है, एकदम जैसे कद्दू लगती है वो। हमेशा इस घर में चहकती रहती थी, इधर उधर फूकती रहती थी, हमेशा फुदकती हुई इधर से उधर रहती थी। अब ऐसी हो गई है कि जैसे एकदम से बड़ी हो गई हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हो। बड़ी बड़ी अंशिका नहीं चाहिए मुझे, मुझे ना मेरी छोटी वाली अंशिका ही चाहिए, वही अंशिका जो खुलकर अपनी ज़िंदगी जीती थी, हमेशा हम सब से लड़ती थी। मेरा तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है आप दोनों ही भाइयों ने। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कैसे समझाऊं मैं आप दोनों को, पता नहीं कब अकल आएगी। तो नील भी अब चुपचाप से सिर झुकाए हुए खड़ा हुआ था, जैसे उसने कितनी बड़ी गलती कर दी हो अपनी लाइफ की। अवनी भी नील के करीब आई और फिर उसने नील के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा कि अब बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो आप? जवाब नहीं है क्या आपके पास? कुछ कहते क्यों नहीं मुंह से आवाज निकल रही है? समझते क्यों नहीं है? रुद्र भैया को समझाओ ना आप कि ये शादी ना करें, कम से कम दक्ष से तो पूछ लो आप, वो शादी के लिए खुश है भी या फिर नहीं है। तो नील ने भी अब अवनी की कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ सटाते हुए कहा कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बुढ़ापे में और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो? तुम्हारी तो जैसे अब जवानी आ रही है, देखो ना, कौन कहेगा तुम्हें एक बार भी देख कर कि तुम एक जवान बेटे की माँ हो गई हो? तुम तो आज भी उतनी ही ज्यादा हसीन हो जितनी की पहले थी। मुझे ना तो बहुत ही ज्यादा अब तुम जवान लगने लगी हो, आज भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत हो जितनी की पहली थी। आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम वैसी की वैसी हो जैसी अभी कनाडा से इंडिया आई थी और पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। चोरनी, इतना वक्त बीत गया है लेकिन तुम वैसी की वैसी कैसे हो सकती हो यार? तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट और इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती हो? इतना कहकर नील ने अवनी की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और फिर अवनी के गाल भी सुर्ख लाल हो गए थे। लेकिन अगले ही पल अवनी को भी समझ में आ गया था कि नील बातों को इग्नोर कर रहा है। तभी अवनी ने भी फिर से नील के सीने पर अपना हाथ मारकर उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए गुस्से से कहा कि नील, आप ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मुझे सब पता है आपके बारे में, समझे आप मेरी बातों का जवाब दो पहले, तब आप अपना
अपना मनमानी करना। तो नील ने भी अब अवनी को फिर से खुद से सटाते हुए कहा कि यार टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, इस बात की तो तुम भी गवाही देती हो ना कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया है, ना ही मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ गलत किया है। अब तो सही है ना, तो अब अभी भी नहीं होने दूंगा। इतना तो मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करती हो ना। तो अवनी ने भी अब चेहरा उठाकर नील को देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नील ने भी अगले ही पल अपने होंठ अवनी की होंठों पर रख दिए। और इधर दूसरी तरफ दिशा भी अब चुपचाप से खड़ी हुई थी और फिर शुभ उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ था। शुभ ने कहा कि पिकाचू पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम अपनी अंशिका की खुशी के बिना कुछ भी करेंगे, उसे खुशी नहीं देंगे क्या हम? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है कि हम अंशिका की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? हम अंशिका की खुशी के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। आज तुम इतनी बात अपने दिमाग में बैठा लो, थोड़ा तो विश्वास रखो तुम मुझ पर। मैं कभी भी अपनी बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। तो शुभ भी अब दिशा को थोड़ा सा डांट रहा था, तो दिशा का भी मुंह बन गया था। शुभ अभी थोड़ा सा दिशा के करीब गया और फिर उसने दिशा के गाल पर अपने हाथ लगाकर कहा कि दिशा आई लव यू, तुम ना बहुत ज्यादा अच्छी हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी, वैसे की वैसी हो जैसे कि पहले थी। तुम्हें अंशिका की इतनी ही फिक्र है जितनी की हमारी संकल्प की है। तुम ना दोनों ही बच्चों को एक समान मानती हो। और इतना कहकर शुभ ने दिशा को अपने गले लगा लिया और फिर दिशा ने भी गुस्से में शुभ के सीने पर एक पंच मारकर कहा कि आप ना बिल्कुल भी बदले नहीं है, आप भी वैसे के वैसे ही और जैसे कि पहले थे। पहले आप मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे और अभी भी आप मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे हो। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तो शुभ ने भी अब दिशा को अपनी तरफ खींचा और अपनी पकड़ उसके ऊपर कसते हुए प्यार से कहा कि अच्छा प्यार भी तो करता हूँ तुमसे। तो दिशा भी मुंह बनाकर बोलती है कि लेकिन हाँ डांटते भी तो ना बहुत ज़्यादा हो। तो शुभ ने भी दिशा को अपनी गोद में उठा लिया और फिर बेड की तरफ ले जाते हुए बोलता है कि अच्छा तो थोड़ी सी डांट सह लोगी तो कुछ हो जाएगा क्या? तो शुभ ने अभी ये बात इतनी ज़्यादा प्यार से कही थी कि दिशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद शुभ और दिशा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में झूल गए थे, दोनों ही एक दूसरे को आज फिर से प्यार करने लगे थे। इधर राजपूत विला में इस वक्त नव्या और निहाल दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। तभी निहाल नव्या की तरफ देखते हुए बोलता है कि यार हमने बात कर ली है, हम ये सब कुछ संभाल लेंगे, तुम प्लीज़ परेशान मत हो। और हाँ तुम्हें ना गुस्सा होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तभी नव्या भी गुस्से में बोलती है कि अच्छा कैसे गुस्सा ना हूँ मैं आप पर, तुम सब की वजह से ही अंशिका अभी बीच में पिस रही है। आज उसका चेहरा देखा ना एकदम से पीला पड़ा हुआ था, आज मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठाया हुआ हो। बेचारी कुछ बोलती नहीं है तो तुम लोगों ने उसकी बैंड ही बजा दी है। ऐसा लगता है कि जैसे ज़बरदस्ती उसे कुआं में फेंक रहे हो। तुमसे ना कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद ही जाकर भैया से बात करूँगी, समझे तुम? इतना कहकर नव्या भी कमरे से बाहर जाने लगी। तो निहाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि यार देवी माँ प्लीज़ थोड़ा तुम मुझ पर यकीन करो, तुम, मैं कह रहा हूँ ना ये शादी नहीं होगी तो बस नहीं होगी, थोड़ा विश्वास तो रखो, धैर्य बनाए रखो, धैर्य। तो नव्या भी गुस्से में निहाल से बोलती है कि अच्छा ऐसे कैसे नहीं होगी, मुझे कुछ तो प्रूफ लाकर दो, सगाई के कार्ड तो छप चुके हैं ना, डेट भी डिसाइड हो चुकी है, रुद्र भैया ने भी सारा अरेंजमेंट करवा दिया है, शॉपिंग भी रह गई थी वो भी आज हो ही गई है। और फिर आप कह रहे हो कि ये शादी होगी नहीं, ये शादी हो जाएगी और फिर आप ना बस मुंह देखते रहना, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ये कहकर नव्या भी और भी ज़्यादा गुस्से पर आकर सोफे पर बैठ गई थी। तो निहाल ने भी अब नव्या की गोद में अपना सिर रखकर कहा कि यार मैं वादा करता हूँ तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब चलो थोड़ा सा सिर दबा दो, दर्द हो रहा है, तुमने इतना सारा डांट दिया है कि सिर में ही दर्द होने लगा है मेरा। तो नव्या ने भी गुस्से में पहले निहाल के सीने पर एक पंच मारा और फिर निहाल को खांसी आ गई। तो निहाल बोलता है कि यार अब तो बुढ़ापा भी आ गया है, बच्चों वाली हरकतें मत किया करो, किसी दिन हड्डियां ही बाहर आ जाएंगी, हड्डी पसली तोड़ दोगी क्या, बुढ़ापे में जुड़ेंगी भी नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या वानर सेना शादी रोकने में हो पाएगी कामयाब, क्या करेगी बंदरों की टुकड़ी, ये देखना बाकी है। क्या अंशिका अरमान की शादी होगी या फिर अंशिका और दक्ष की शादी होगी, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको कहानी के नेक्स्ट पार्ट पे। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।